सिया राम मैं सब जग जानी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। डॉक्टर बी.डी. वीरवाल। मित्रों, आज मैं आपको अपनी वीडियो सीरीज़ की मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपके लिए, राष्ट्र के लिए, सबके लिए लाभदायक होंगी। हमारे देश में ये जाति प्रथा के बारे में मैंने बहुत खोज की, वेद पढ़े, उपन्यास पढ़े और गीता पढ़ी। ये 3 पुस्तकें हमारे सनातन धर्म की महानतम पुस्तकें हैं और इनमें जो लिखा हुआ है वो प्रमाणिक है, वैज्ञानिक है और विधि संगत है। लेकिन मुझे इन 3 ग्रंथों में कहीं भी किसी भी पन्ने पर ये जाति शब्द का प्रयोग होते हुए नहीं देखा। लेकिन धीरे धीरे आज हम देख रहे हैं ये जाति जो है विकृति में पहुंच गई है। इसने इतना बिखराव और टकराव का वातावरण बना दिया है कि समाज में जीना मुश्किल हो गया है। इसका सबसे ज़्यादा लाभ उठाया क्षेत्रीय पार्टियों ने। उन्होंने इनको भड़काया और उकसाया और वोट पाने के लिए ये कुछ भी करने को तैयार हो गई। तो जाति शब्द की कहाँ से उत्पत्ति हुई, इस बारे में मैंने बहुत खोज की तो मुझे पता लगा कि ये पुर्तगाल से कास्ट सिस्टम पुर्तगाल से भारत में आया। जो पुर्तगाल से पुर्तगाली लोग आए थे, उन्होंने इस प्रथा को भारत में प्रारंभ किया, जिससे हमारे समाज में बिखराव हो जाए, टकराव हो जाए और सारी जातियां आपस में लड़ती झगड़ती रहें और इनका उल्लू सीधा होता रहे, ये राज्य करते रहें, ताकि भारत सदैव गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहे। लेकिन धीरे धीरे जब इनका प्रभाव बढ़ता गया तो भारत में भी उन ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध, जब उनका राज्य हुआ तो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भारत में सत्याग्रह होने लगे और बहुत से लोगों ने इसमें सहयोग दिया और सब ने भारत माता को स्वतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए अपने जीवन का बहुत सारा अंश दे दिया। लेकिन फिर भी बहुत समय लगता है और लगभग 19वीं सदी 18वीं सदी के अंत में भारत में एक नई पार्टी बनी जिसका नाम था कांग्रेस। और ये कांग्रेस पार्टी किसी अंग्रेज़ ने ही बनाई थी और उसके माध्यम से वो अपना उल्लू सीधा करना चाहते थे। जब तक लगभग 1910 तक उनके ही लोग इसमें अध्यक्ष का पद पर कार्य करते रहे। लेकिन जो समय बीतता गया और स्वतंत्रता का आंदोलन जोर पकड़ता गया, विभिन्न नेताओं ने इसमें अपना सहयोग दिया, अपना बलिदान दिया, यहाँ तक कि लोगों ने फांसी पर चढ़ने में भी किसी तरह से हिचकिचाहट नहीं की। परंतु धीरे धीरे जब गांधी जी आए तो उन्होंने इसको असहयोग अहिंसात्मक आंदोलन के रूप में प्रयोग किया और जिसमें उनको बहुत सफलता मिली। देश के सारे लोगों ने उनका साथ दिया और जिसके फलस्वरूप बहुत सारे आंदोलन होने के बाद और प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तुरंत बाद ही ये अंग्रेज़ों का आभास होने लगा कि अब भारत पर राज करना बड़ा कठिन हो जाएगा। इसलिए उन्होंने किसी तरह से भारत को दूसरी तरह से गुलाम बनाने का प्रयास किया और ये कहकर 1946 में स्वतंत्रता के बारे में बात के लिए विचार विमर्श होने लगे। उसमें हमारे देश के लोगों ने भी भाग लिया और अंतरिम सरकार भी का गठन हुआ। लेकिन सब कुछ होते हुए भी हम वो नहीं कर पाए जो हमको करना चाहिए था। हम संविधान की बात करते हैं, संविधान होना चाहिए, लेकिन जरा सोचिए, अमेरिका को आज स्वतंत्र हुए 700 साल हो गए हैं
उनके संविधान में आज तक केवल 27 संशोधन हुए हैं। इसका मतलब उनके संविधान में बहुत कुछ ऐसा है जिसमें बड़े परिवर्तन की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन हमें भाई 75 साल ही हुए, हमारे संविधान में लगभग 100, 150 या 200 तक के संशोधन हो चुके हैं, जो एक अच्छी बात नहीं है। किसी भी संविधान में इतने संशोधन का होना, इसका मतलब उसके अंदर कुछ कमियां रह गई हैं, या हमने वो कमियां नए सिरे से उनमें अपने उल्लू सीधा करने के लिए, उसमें जोड़ने के लिए नए प्रकार के संशोधनों की व्यवस्था की है, और जिसका आज हम खामियाजा उठा रहे हैं। इसी दृष्टि को ध्यान में रखकर मैंने जाति प्रथा का बहुत अनुसंधान किया, बहुत खोज की, बहुत इधर उधर देखा, ढूंढा, लेकिन मुझे जाति शब्द कहीं भी दिखाई नहीं दिया। 7वीं शताब्दी तक, 7वीं, 8वीं और 9वीं और 10वीं शताब्दी के बीच ये शब्द कहीं से आया, और जैसा मैंने पहले कहा कि पुर्तगाल से आया, और पुर्तगालियों ने इसका बहुत लाभ उठाया। उसी के अनुसार ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, डच लोगों ने, सब ने इस जाति शब्द के माध्यम से हमको बांटा, हमको काटा, हमको घटाया और हमारी उपेक्षा की। तब हम बढ़ते रहे, लेकिन स्वतंत्रता के बाद तो ये जाति प्रथा एक भारत के लिए कैंसर के रूप में प्रयोग होने लगी। जिस तरह से कैंसर का इलाज बड़ा कठिन होता है, ऐसे ही आज जाति प्रथा का भी विरोध करना, छोटी छोटी बातों के लिए जाति का मसला उठा लेना, ये राजनीति का विषय बन गया है। इसलिए हमारे प्रबुद्ध वर्ग को, विवेक के जनों को, जो समाज के हितैषी हैं, देश के हितैषी हैं, उनको आगे आना चाहिए और सबके सामने स्पष्ट रूप में बताना चाहिए कि जाति, कभी भी जाति के कारण हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हम एक हैं, हम केवल हिंदू हैं और एक हैं। हम वर्ण व्यवस्था के प्रमुख प्रवक्ता हैं, क्योंकि वर्ण व्यवस्था एक आदर्श व्यवस्था थी। उसका जन्म से कोई मतलब नहीं था। जहाँ एक और कर्ण का उदाहरण देते हैं, वहीं दूसरी ओर विदुर का उदाहरण क्यों नहीं देते? विदुर भी तो शूद्र ही थे, और शूद्र के पुत्र थे, तो उनको तो पूरा कौरव पांडवों का जा राज था, उसके वो महामंत्री थे, नीति निर्धारक थे, उनकी नीतियों के अनुसार ही सब चलता था। तब तो ये बात नहीं थी, तो आज क्यों, कहाँ से और क्यों आई और कैसे आई, इस सब विचारणीय विषय है, और आप सभी को इस पर सोचना चाहिए और सोचकर इसका समाधान ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद।